नमस्कार, गुड इवनिंग एंड शुभ संध्या। श्रोताओं, अक्सर आपने इस बात को सुना होगा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। भाई बहुत से लोग इस बात से, इस कथनी से सहमत हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस स्टेटमेंट से, जो कि लंबे काल से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कम से कम मैं तो पर्सनली इससे अग्री नहीं करता हूं। जी हां दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन सिर्फ यह कहने के लिए या ये मैसेज देने के लिए कि भाई हर इंसान को शुरुआत में ही अच्छा काम करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से कुछ हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हम बाय एंड लार्ज एक समग्र दृष्टि से देखें, होलिस्टिक अप्रोच से अगर देखें, तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात सत्य होती तो थॉमस अल्फा एडिशन, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों एफर्ट्स लगाए और वो असफल रहे, लेकिन फिर अगर हम इसी बात को मान लेते कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फिर वो बल्ब भी ना बना पाते। स्पर्श मूवी में आपने देखा होगा, वहां भी एक उदाहरण मिलता है। तमाम तरह से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि शुरुआत में बहुत स्लो लर्नर होते हैं या स्लो स्टडीज करते हैं, या और भी क्षेत्रों में शुरू में पराजय का सामना करना पड़ता है कई बार जीवन में, लेकिन आगे चल के फिर सफलता हाथ लगती है, विजयश्री प्राप्त होती है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। आपके इस पसंदीदा साप्ताहिक प्रोग्राम एक मुलाकात में हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त अमित भट्ट, एक बार फिर से आपके खिदमत में लेके आपका पसंदीदा प्रोग्राम। जी हां, वही एक मुलाकात। और जी हां, आज की इस मुलाकात में हमारे साथ होंगे हमारे एक नए शख्स, हमारे एक नए गेस्ट, जिनका हम बहुत बहुत तहे दिल से अपनी ओर से और अपने श्रोताओं की ओर से खैर मकदम करते हैं। आज की इस प्रोग्राम एक मुलाकात की शाम में हर सप्ताह ये प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश किया जाता है रेडियो उड़ान की जानिब से www.radioudan.com पर। जी हां, और हर शुक्रवार रात 9 से 10 आप सुनते हैं, और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर शनिवार शाम 4 से 5 इन्हीं चैनल्स पर प्रसारित किया जाता है, जिसका नाम है रेडियो उड़ान, यानी कि अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में एक खास मेहमान हमसे मिलने वाले हैं। जी हां, उनका नाम है राजीव रतूड़ी। दोस्तों, राजीव रतूड़ी दरअसल उन पर्सनैलिटीज में से एक है, उन शख्स में से एक है जो किसी कारणवश थोड़ा देरी से अपनी आई साइट लूज कर देते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और कई बार प्रारंभ में हमें इस बात का एहसास नहीं होता। आपने बहुत से ऐसे केसेस सुने होंगे, खासतौर पर रेटिना पिगमेंटोसा, या कुछ और कारण हो सकते हैं जिनके कारण धीरे धीरे मनुष्य अपनी आंखों की ज्योति खो देता है। और राजीव रतूड़ी भी लेट ब्लाइंड पर्सन का एक एग्जाम्पल है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस मकाम को हासिल किया, जो मंजिल उन्होंने अख्तियार की, दोस्तों, वो काबिल तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, राजीव रतूड़ी जो कि पिछले 12 वर्षों से डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ होंगे आपके अपने प्रोग्राम एक मुलाकात में। दोस्तों, श्री राजीव रतूड़ी दरअसल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैनेजमेंट में उन्होंने ये स्टडीज की थी, मैनेजमेंट में वो पीजी डिप्लोमा किए हुए हैं अपने जमाने में, और वर्तमान समय में वो रीजनल ऑफिसर पैसिफिक एशिया, जी हाँ, ये उनका डेजिग्नेशन है, और वो कार्यरत हैं, वो करंटली अपनी सेवाएं दे रहे हैं डिसेबिलिटी राइट्स प्रमोशन इंटरनेशनल में। जी हाँ, ये एक इंटरनेशनल लेवल की
ऑर्गेनाइजेशन है जहां वो अपनी सर्विसेज अभी दे रहे हैं। इससे पूर्व वो बहुत से संगठनों से और डिसेबिलिटी सेक्टर से पूर्व वो कॉर्पोरेट सेक्टर से भी जुड़े रहे हैं। बाद में वो सोशल सेक्टर में आ गए, सामाजिक सेवा में आ गए और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से भी वो लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। तो उनके कार्यक्षेत्र के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम विस्तृत जानकारी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे अपने इस प्रोग्राम एक मुलाकात में। आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें ये प्रोग्राम, बस कहीं मत जाइएगा और हम कुछ ही देर में मिलते हैं अपने गेस्ट के साथ। सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम एक मुलाकात में हमसे मुखातिब हैं श्री राजीव रतूरी। राजीव जी, प्रोग्राम एक मुलाकात में सबसे पहले मैं रेडियो उड़ान की जानिब से आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू अमित, धन्यवाद। राजीव जी, सबसे पहले मैं थोड़ा आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा और फिर वहां से आज के प्रोग्राम का, या यूं कहना चाहिए कि आज की हमारी एक मुलाकात का आगाज करना चाहूंगा। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे, करीब 17 साल आपने वहां पे काम किया, 17 साल का अनुभव आपका रहा। फिर उसके बाद आप एक डिसेबिलिटी सेक्टर में आ जाते हैं। तो ये कॉर्पोरेट से, और क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि बड़ी ग्रैंडियर लाइफ होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वहां से एकाएक आपका डिसेबिलिटी सेक्टर से यूं जुड़ जाना, इसके पीछे क्या कारण था? गुड क्वेश्चन अमित। मैंने लगभग 17 साल काम किया है कॉर्पोरेट में, इंडिया में, अफ्रीका में, और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते हुए मुझे विजुअल डिसेबिलिटी हो गई थी, विच हैपेंड ऑलमोस्ट अबाउट 15 इयर्स बैक। उसके बाद लगभग 1 साल मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज मेरी सर्जरीज वगैरह चल रही थी। जी, मैंने जब मेरी सर्जरीज वगैरह हो गई, व्हेन आई फेल्ट दैट आई कुड वर्क, तो मैंने एनएबी में एक शॉर्ट कोर्स किया था टू लर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर्स यूजिंग सॉफ्टवेयर। एनएबी दिल्ली में? एनएबी दिल्ली में। It was a short course which I had done, lasted me about 30 days. और उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट मैंने ज्वाइन किया था इन दिल्ली एज अ कंसल्टेंट। आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी इनटू डायरेक्ट मार्केटिंग, और मैंने लगभग इस कंपनी में करीब 2.5 साल काम किया। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। यू नो, आई वाज आफ्टर हैविंग वर्कड इन द कॉर्पोरेट फॉर 17 years and then rejoining the corporate after acquiring a disability, वो माहौल बहुत बदल चुका था। और मैंने देखा कि हालांकि जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था, द मैनेजिंग डायरेक्टर वाज अ वेरी सेंसिटाइज्ड पर्सन, पर वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जो सबऑर्डिनेट्स में, पीयर्स, कोलीग्स में एक लेवल ऑफ सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। तो आई वर्कड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अबाउट 3 years, और बस ये था कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एंड व्हेन आई फेल्ट दैट आई कुड वर्क, मैंने फिर बाकी कॉर्पोरेट्स में भी ट्राई किया टू सिक्योर एन एम्प्लॉयमेंट, पर आई वाज नॉट सक्सेसफुल। और फिर मैंने सोचा दैट यू नो दैट मे बी आई नीड टू बी वर्किंग इन द सोशल एंड डेवलपमेंट सेक्टर, और इस सोच को लेके फिर मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर ज्वाइन किया। एंड आई बीन नाउ वर्किंग इन दिस सेक्टर फॉर अबाउट 12 साल लगभग हो गए। जी, यानी हम ये मान सकते हैं कि आपकी जो ब्लाइंडनेस रही उस समय, वो एक मुख्य कारण रहा, एक मेजर कॉज उसको हम कह सकते हैं कि भाई आप कॉर्पोरेट सेक्टर से और फिर आप डिसेबिलिटी सेक्टर से आपको जुड़ना पड़ा। आई वुड नॉट से कि ब्लाइंडनेस वाज द रीजन व्हाई आई मूव्ड फ्रॉम द कॉर्पोरेट टू द सोशल सेक्टर। हाँ, कुछ हद तक तो जरूर ये सही है, बट यू सी, आफ्टर हैविंग वर्कड इन द कॉर्पोरेट फॉर 17 years एट अ सर्टेन लेवल, and then to restart all over again, trying to prove कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो, I somehow didn't gel with the idea, because जब मैं when I last जो मेरा position था was as a profit center head for a manufacturing concern in Africa, और उसके बाद जब मैंने corporate rejoin किया, हालांकि I was designated a consultant, वहां पे मेरी कोई job profile नहीं defined थी, तो I did not find it very satisfying. It was basically the MD ने बोला कि देखो हमारी कंपनी, आप देखो क्या कर सकते हो। तो मैंने 2 महीना ट्राई किया। जब मुझे लगा कि भाई मैं इस कंपनी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, सो आई टोल्ड हिम, आई सेड आई एम लीविंग।
because there's nothing I can do in your company. Then he told me that I have a call center. Why don't you go to that call center? And when I went to the call center, I felt that yes, this was a place where I could do something. तो वहाँ पे फिर मैंने एक एजेंट मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन प्लान वगैरह इंट्रोड्यूस किया था. It was okay, मतलब it kept me occupied, and the company also felt that I was able to do something, but I was not satisfied, because in terms of what I had done in the corporate in the past compared to what I was doing now, there was just no comparison. So there was a feeling of frustration, जिसको बोलते हैं, coupled with the fact कि जो जनरल जो peers और colleagues थे उनका sensitivity level बहुत low था. तो इस सोच को लेके then I decided कि I should work in a sector where I feel I can contribute, and a sector where I feel I can be comfortable working. And I have, ये जो 12 साल लगभग मैंने डिजिटल सेक्टर में काम किया है, there is a tremendous sense of having done something. I feel quite satisfied. I feel I have been able to contribute, and this matters a lot. जी. So you had a huge experience in, social sector after the corporate sector, as you said. So आपने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में भी काम किया है, और प्रेजेंटली आप खुद एक इंटरनेशनल संगठन से जुड़े हुए हैं, डिसेबिलिटी राइट प्रमोशन इंटरनेशनल. तो ये जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेबिलिटी राइट प्रमोशन इंटरनेशनल, इसमें आप किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो एक कहना चाहिए संगठन है, इसके बारे में हमारे श्रोता विशेष रूप से जानना चाहेंगे, इसकी गतिविधियों के बारे में. राइट अमित, ये जो DRPI है, डिसेबिलिटी राइट्स प्रमोशन इंटरनेशनल, ये एक प्रोजेक्ट है यॉर्क यूनिवर्सिटी का, कनाडा का जी. और इट्स अ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट जिसमें कि हम ग्लोबली एक मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, a system wherein disabled people are empowered to monitor their own human rights. तो ये जो हमारा एक फोकस एरिया है, that we develop a holistic monitoring system which sort of to monitor the human rights of persons with disabilities. तो हम लोग लगभग 5 कॉन्टिनेंट्स में काम कर रहे हैं, और हम 5 रीजनल ऑफिसर्स हैं, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया पैसिफिक में. मैं एशिया पैसिफिक को देखता हूँ, और हम लोग इन रीजनल ऑफिसेस के थ्रू पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो TPOs हैं, डिसेबल्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके माध्यम से हम लोग कंट्रीज में काम करते हैं. एंड वी डू अ होलिस्टिक मॉनिटरिंग ऑफ ह्यूमन राइट, जिसमें कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज देमसेल्व्स आर एम्पावर्ड टू मॉनिटर देयर ओन ह्यूमन राइट्स. और ये जो हमारी मॉनिटरिंग है, ये स्पेसिफिकली 3 एरियाज में फोकस होती है. एक तो सिस्टेमिक मॉनिटरिंग, which is basically monitoring of all laws, policies and programs in that particular country to see कि वो CRPD compliant है कि नहीं है. जो दूसरा हमारा मेथड जो मॉनिटरिंग होती है, वो है individual experiences. Disabled people are trained to go and interview disabled people cross disabilities, so that we can get a first-hand experience of their life experiences. क्या उनके life experiences हैं disability के, और इन लाइफ एक्सपीरियंसेस को फिर हम एक CRPD के जो प्रिंसिपल्स हैं, डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, एक्सेसिबिलिटी, इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं एक सॉफ्टवेयर यूज करके. दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एन NVIDIO सॉफ्टवेयर. और जो तीसरा हमारा जो मॉनिटरिंग रहता है, वो होता है मीडिया मॉनिटरिंग, वेयर अगेन वी हैव अ टेम्पलेट वेयर वी मॉनिटर एटीट्यूड्स ऑफ सोशल एटीट्यूड्स ऑफ पीपल towards disability. जब हम इन तीनों मेथड्स को कंबाइन करते हैं, तो वी कम अप विद अ होलिस्टिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो कि ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स एज एम्फसाइज्ड इन द CRPD, उसको लेके एनालाइज करते हैं. और फिर हम ये DPOs के माध्यम से, इनफैक्ट DPOs देन प्रिपेयर कंट्री मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स कि क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज vis-a-vis the UN convention, vis-a-vis the other conventions, CEDAW, CRC, etc. And then these reports are used as strong tools of advocacy with local governments, and we also use these reports to help DPOs to prepare alternate reports on the CRPD. और फिर हम international monitoring bodies के साथ
भी इन टूल्स को यूज करते हैं एज टूल्स ऑफ एडवोकेसी, जैसे कि CRPD मॉनिटरिंग कमेटी है, बाकी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज की कमिटीज बनी हुई है, जैसे CEDAW की कमेटी है, CRC की कमेटी है। तो हम इन्हीं सब कमेटीज के साथ लॉबी करते हैं इन रिपोर्ट्स को लेके, जिससे कि वो इन टर्न कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इंश्योर कि CRPD और बाकी जो कन्वेंशन है वो इम्प्लीमेंट हो। और आपने HRLN यानी कि ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में भी काम किया है, काफी काम किया है आपने, तो आपको लगता है कि काफी कुछ सुधार हुए हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज के जहां तक लीगल एस्पेक्ट का सवाल है, और इसके दूरगामी कुछ परिणाम रहे हैं जहां तक HRLN का सवाल है, या जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे आप जुड़े रहे हैं, तो किस तरह से ये जो चेंजेस आए हैं, क्योंकि काफी अभी भी ये देखने में आता है कि काफी सारे ऐसे कानूनी पहलू हैं जो उलझे हुए हैं जहां तक पीपल विद डिसेबिलिटीज का सवाल है, पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट का सवाल है। तो पूर्व में काफी काम हुआ है HRL में, और आप खुद अब इंटरनेशनल संगठन से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आए होंगे। मैं ब्रीफली चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को उनसे अवगत कराएं कि किस तरह से ये एक जीवन में, जो खास तौर पे जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है उनके जीवन में किस तरह से इम्पोर्टेंस रही है, खास तौर पे HRLN जैसी संस्थाओं की, और खास तौर पे जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं उसकी। अमित, मैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में लगभग 10 साल मैंने काम किया, एंड आई वाज हेडिंग द डिसेबिलिटी राइट्स इनिशिएटिव। और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क एक नेटवर्क है लॉयर्स और सोशल एक्टिविस्ट का, एंड वी हैव ऑफिसेज प्रैक्टिकली इन एवरी स्टेट। और हम एक ये जो संगठन है लॉयर्स का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का, इसके माध्यम से हम हर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो वुमेन्स ग्रुप हो, चाहे चाइल्ड राइट्स के ग्रुप्स हो। मैं डिसेबिलिटी के ग्रुप से जुड़ा हुआ था, और वी ट्राइड टू सॉर्ट ऑफ एंगेज विद DPOs, खासतौर से जो ग्रास रूट्स DPOs है हमारे देश में। बड़े बड़े DPOs तो है ही, NAB है, NFB है, AICB है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ है, परिवार है, पर इसके अलावा भी छोटे छोटे ग्रास रूट्स DPOs उभर भी रहे हैं राज्य के स्तरों पे, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, प्रैक्टिकली ऑल ओवर द कंट्री, हर स्टेट में लगभग अब ये ग्रास रूट्स DPOs इमर्ज हुए हैं। और हम कोशिश करते थे कि हम अपने यूनिट के ऑफिसर्स के साथ, इन ग्रुप्स के साथ जुड़े, और कुछ हद तक हम जुड़े भी, और हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करते थे, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, लीगल सपोर्ट उनके एडवोकेसी के लिए, क्योंकि ये बेसिकली ग्रास रूट्स DPOs जो है एडवोकेसी कर रहे हैं राज्य के लेवल पे और इश्यूज विच कंसर्न देम। तो हम लोग उनको लीगल एडवाइस, लीगल काउंसलिंग और लीगल सपोर्ट देते थे थ्रू आवर नेटवर्क ऑफ लॉयर्स। और जरूरत पड़ने पे देन वी वुड इवन फाइल पर्सनल लिटिगेशंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिकाएं। और लगभग ये 10 साल में नेटवर्क के थ्रू हमने नहीं भी है तो करीब 100 से ज्यादा जनहित याचिकाएं फाइल करी थी ऑल अक्रॉस द कंट्री, सभी मुद्दों पे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो वर्क ऑन इश्यूज ऑफ इल ट्रीटमेंट, टॉर्चर, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। तो एक बहुत ब्रॉड गैम्बिट में हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में काम किया है। एक आपने अहम सवाल पूछा है कि किस हद तक लीगल राइट्स की नॉलेज हम बढ़ा पाए। वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री। सेंसस 2011 26.9 मिलियन डिसेबल्ड पर्सन्स बोलता है। इंडियन एनजीओज एस्टिमेट लगभग 60 से 70 मिलियन डिसेबल्ड पीपल है कंट्री में। अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, WHO वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, दैट सेज दैट 10 to 15% ऑफ एनी कंट्री, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, द पॉपुलेशन हैज अ डिसेबिलिटी। और अगर हम वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड देखें तो इंडिया में लगभग 120 से 150 मिलियन डिसेबल्ड पीपल है। इतने ह्यूज नंबर्स। अब मोस्ट ऑफ देम, जैसे आप जानते हो, इंडिया में डिसेबिलिटी एक पॉवर्टी से रिलेटेड है, रूरल इशू है। डिसेबिलिटी इज प्रेवलेंट इन रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, जहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं है, जहाँ पे कोई एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है। तो किस हद तक लोगों को अवेयर करा गया है उनके राइट्स के बारे में, ये बोलना बहुत मुश्किल है। पर
certainly at one level we have tried to engage and we have tried to build networks across the country and provide legal aid to DPOs. मेरी समझ ये है कि एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है. अब CRPD भी आ गया है, CRPD इंडिया ने रेटिफाई भी कर दिया है. नया कानून अब होपफुली आएगा. स्टैंडिंग कमेटी ने इनवाइट किए हैं रिप्रेजेंटेशंस, कुछ DPOs को मिले भी हैं. नया कानून आ जाएगा, लेकिन जब तक एक अवेयरनेस नहीं क्रिएट करा जाएगा, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में कैसे मालूम होगा. ऊपर से हमने जैसे देखा था 1995 का कानून था तो ठीक कानून था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जरा पुअर था, क्योंकि उसमें कोई प्यूनिटिव मेजर्स नहीं थे. अगर कोई सरकारी अफसरान उस कानून के प्रावधानों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो आप उसके पनिशमेंट के लिए नहीं जा सकते थे कोर्ट में. और हमारी कोशिश रही कम से कम जो नया कानून बने उसमें कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो हो, एक स्ट्रांग मैकेनिज्म हो, और जिसमें कोई पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट भी लगे. अगर कोई प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं होता है तो उसमें पेनल प्रोविजन होने चाहिए, क्योंकि वही कानून स्ट्रांग होंगे जिसमें स्ट्रांग पेनल प्रोविजन हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर सकें. अगर आप एक स्ट्रांग से स्ट्रांग कानून बना देंगे और उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे ड्यूटी बेयरर्स की, और अगर आप पेनल प्रोविजन नहीं लेके आएंगे तो वो एक वीक कानून ही रहेगा. उसका इम्प्लीमेंटेशन विल ऑलवेज रिमेन अ प्रॉब्लम. आप RTI एक्ट को देखो. RTI एक्ट इज अ वेरी स्ट्रांग एक्ट बिकॉज इट हैज स्ट्रांग प्यूनिटिव मेजर्स, स्ट्रांग पेनल प्रोविजंस. हम चाहते हैं कि ये नया कानून में भी ऐसे प्रावधान हो, और जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके सारे दे आर एंटाइटल्ड टू देयर राइट्स, नॉट एज अ मैटर ऑफ चैरिटी बट इट्स अ राइट्स इशू. जी, अपने इस कानून का PWD एक्ट बारे में खासतौर मैं यही में था लिसनर्स के लिए. तो और आप तो मैं समझता हूँ, मुझे कहीं ध्यान पड़ता है कि जब ये ड्राफ्ट कमेटी बनी थी PWD एक्ट के मॉडिफिकेशन के लिए, उसमें आप एज डायरेक्टर थे उस कमेटी में. तो आपको लगता है कि अब कुल मिलाकर के जो नया जो कानून है, जहां तक PWD का सवाल है, ये पहले से बेहतर है और इसके भी दूरगामी परिणाम होंगे, या आपको लगता है कि इसमें भी अभी फिर कोई गुंजाइश है कि भाई कुछ और बेहतर किया जा सकता था? देखिए, ये कानून की जो प्रक्रिया शुरू करी थी वो 2009 में शुरू हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, जिसमें मैं भी एक मेंबर था. और इस कमेटी ने काफी मेहनत करके एक अच्छा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था मेरे हिसाब से. इनफैक्ट इट वाज थ्रू अ वेरी वाइड कंसल्टेटिव प्रोसेस. लगभग 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल कंसल्टेशंस हुए थे विद स्टेक होल्डर्स. और यहाँ तक कि नहीं, उस ड्राफ्ट बिल को लोकल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया था. आई रिमेम्बर बिकॉज मैंने जम्मू कश्मीर और केरला में कंसल्टेशंस करवाए थे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और हमने उर्दू में ट्रांसलेट करवाए थे और मलयालम में ट्रांसलेट करवाए थे फॉर केरला, उर्दू फॉर इन जम्मू एंड कश्मीर. ऐसे ही जो बाकी जो कंसल्टेशंस हुए थे थ्रू द नेशनल ट्रस्ट एजेंसीज, लोकल जो उनकी एजेंसीज है, जो नोडल एजेंसीज है नेशनल ट्रस्ट की एट द स्टेट लेवल, उन्होंने भी ये प्रयत्न किया था कि लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा जाए. सो आई वुड से दैट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज फार एज लॉ मेकिंग इज कंसर्न, ये एक पहला एक कानून बना था जिसमें कि काफी हद तक भागीदारी रही है फ्रॉम ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पेरेंट्स, केयर गिवर्स एक्सेट्रा ऑल अक्रॉस द कंट्री. लेकिन जो कानून जो पास हुआ था दिसंबर 2013 में, वो एक बहुत ही वीक कानून था जो कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया था. और आप लोग सब जानते ही हैं कि उसके बाद हम लोग सड़कों में उतरे थे. नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड सड़कों में उतरा था, ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस बना था, और थ्रू द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च वी वर आउट इन द स्ट्रीट्स एंड वी वर सक्सेसफुल इन द सेंस कि हमने वो बिल पास होने नहीं दिया था. और इसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, आइडा की एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है, where the bill was sent to the standing committee. अब स्टैंडिंग कमेटी बन चुकी है. स्टैंडिंग कमेटी ने इनवाइट किए हैं कुछ सजेशंस. वी होप कि जो भी सजेशंस गए हैं, जो भी लोग जिनने representations दिए हैं, जिन ग्रुप्स ने जाके मिला है स्टैंडिंग कमेटी को, we hope that the standing committee listens to them and brings about all those changes which are required to make this a strong law. जब तक वो कानून बनेगा नहीं, कुछ नहीं बोला जा सकता. जी, पिछली जो सरकार रही है वो काफी रिलेक्टेंट रही है. उन्होंने भी सजेशंस मंगवाए थे, लेकिन वो कुछ उसमें खास इंटरेस्टेड ऐसा माना जा रहा है कि नहीं थे, या किसी तरह एक टाइम पास करने वाली बात थी. लेकिन अब सरकार नहीं है, हालांकि ये भी नए लोग हैं, नई रिजीम है,
तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई कुछ पॉजिटिवली जो रिकमेंडेशंस हैं उनको वर्तमान सरकार एक्सेप्ट करेगी और जल्दी ही एक अच्छा कानून, एक मजबूत कानून पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पर बन पाएगा और इम्प्लीमेंट हो पाएगा भारत में? The BJP was one party that we had strongly lobbied with. जब हम इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहते थे the month of April, and the BJP had supported us, and Mr. Rungta and all IDA members had gone and met Mr. Jaitley, Madam Sushma Swaraj, and all the people who matter in the BJP today. And हमको उनके सपोर्ट के माध्यम से ही ये बिल हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में भेज पाए थे। और आज ये ही जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स वगैरह हैं, दे आर होल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा है उसमें भी उन्होंने बोला है कि हम डिसेबिलिटी का लॉ लेके आएंगे, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट द बीजेपी विल सपोर्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज। दे विल कम आउट विद अ स्ट्रांग लॉ व्हिच इज इन लाइन विद द UNCRPD। कब आता है difficult to say, maybe winter session, maybe budget session next year, but we are hopeful that a strong law will come. The BJP has been supporting us in the, and I'm sure they will not let us down now. जी बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है हमारे लिसनर्स की जानकारी के लिए कि इन्हीं लोगों ने इस समय जब ये लोग अपोजिशन में थे तो आपको सपोर्ट किया, और आज जब ये सरकार में है, रिजीम में है, तो देखना है कि किस तरह से ये इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इस कानून को दरअसल वो हम लोगों के लिए लेकर आते हैं जिसकी हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। खैर, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और ब्रेक के उस पार जब हम मिलेंगे श्रोताओं तो जानेंगे कि राजीव रतूड़ी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बात उनकी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप बने रहे प्रोग्राम एक मुलाकात में अपने दोस्त अमित भट्ट और आज के हमारे गेस्ट राजीव रतूड़ी के साथ। Do you think English is keeping you away from all the discussions, conversations and debates? Do you think that because of your bad English you are lacking behind? Or do you think that you are good at everything but English is stopping you from going further? Well, no need to think so, because Radio Udan has come up with a brand new show on English called Mystery of 26 every Monday 9 to 10 p.m. and repeat every Tuesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma. So get ready for learning English with Radio Udan. रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात ओनली ऑन रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान आप सुन सकते हैं www.radioudan.com पर। ये एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है और हमारा प्रोग्राम एक मुलाकात आप हर शुक्रवार रात 9 से 10 सुनते हैं। और आपकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूंगा। मैंने जो समझा है, जो आपके बारे में पढ़ा है, काफी व्यस्तताएं आपके जीवन में रही हैं। सोशल सेक्टर में आने से पहले आप
कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुके हैं, वहां पर भी अब व्यस्तताएं होती हैं, और उसके बाद सोशल सेक्टर में आप काफी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, जिस तरह से आपने बताया। तो व्यक्तिगत जीवन में जब कभी थोड़ा समय मिलता है, खाली समय जो मिलता है, तो उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? अभी तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था पहले, अब उतना नहीं पढ़ पाता हूँ, बट थ्रू फ्रेंड्स आई हैव बीन एबल टू गेट अ लॉट ऑफ बुक्स, ई बुक्स, सीडी में, इंटरनेट के माध्यम से। सो आई लाइक टू रीड व्हेनेवर आई हैव द स्पेयर टाइम। और बाकी तो मैं क्या बताऊँ, काम पे ही इतना व्यस्त रहता हूँ, और ज्यादा समय मेरा यहाँ ट्रैवलिंग में चला जाता है, बिकॉज आई ट्रैवल फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली एवरी डे एंड बैक। तो मेरा बहुत सारा समय चला जाता है ट्रैवलिंग में, एंड आई ट्राई टू यूज दैट टाइम इन मेकिंग टेलीफोन कॉल्स, catching up with friends, catching up with family, catching up with business acquaintances, and that's it. I like listening to music, and I like reading, I like traveling. ये सब है जी। तो फैमिली की आपने बात की, और जाहिर सी बात है क्योंकि आप एक ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जिसको हम खुद सोशल सेक्टर बोलते हैं, और कभी कभी यहाँ क्रांतिकारियों की तरह भी काम करना पड़ता है, और बहुत सारी चीजों में कई बार आपको, जैसे आपने ओवरसीज टूर भी किए हैं, कई बार इन गतिविधियों में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। फैमिली को लगता है कि भाई बड़ा रिस्की मामला है, या तो पूरी तरह से आपको कोप अप मिलता है, सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये एक संघर्ष वाला क्षेत्र है जो आपने चुना है, जिसको हम सोशल सेक्टर के बारे में जानते हैं। तो फैमिली के साथ जो तालमेल रहता है, खासतौर पर क्योंकि ये एक अलग टाइप का काम है जो मैं समझता हूँ। दूसरे काम में ऑफिस जाना होता है, शाम को घर आना होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस फील्ड से आप जुड़े हैं वो थोड़ा सा भिन्न है। तो उस दृष्टिकोण से मैं आपके फैमिली के तालमेल के बारे में जानना चाहूंगा, कितना कंट्रीब्यूशन रहता है आपके साथ? When I compare my work in the social sector compared to my work in the corporate sector, मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस करता हूँ मैं अपने इस काम में, जो मैं डिसिप्लिनरी राइट्स पे काम कर रहा हूँ, और इतना सेटिस्फैक्शन मुझे अपने कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं मिला। बट वन बिग रीजन व्हाई आई फील क्वाइट सेटिस्फाइड इन माय life after acquiring a disability is because of the support that I have got from my family. And my wife is extremely supportive, and she teaches. I have one son. He's done his law. Now he's doing his master's in international economics from abroad. And their support has been tremendous. So I think it's a very large part of my feeling satisfied with my job has to do with my family. Yes, संघर्ष है इसमें, बट ठीक है, I like my work. In fact, जिस दिन मुझे घर रहना पड़ता है for any reason, कि ड्राइवर नहीं आया या छुट्टी है या घर में मैं अकेला हूँ, I get extremely bored. And I like to lead a regimented life where I get up in the morning, where I dress up and go to office, and I work, put in my whatever best I can do, and come back. So that's it. तो अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, और आपसे विदा लेने से पहले, आज की इस मुलाकात को खत्म करने से पहले, मैं चाहूंगा कि कोई दिल की बात जो आप हमारे लिसनर से करना चाहते हैं, या कोई मैसेज, कोई संदेश हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आज आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एनी मैसेज टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम योर एंड for our listeners? Well, I think all my friends who are listening to me also must be having as many messages to share with me. But one thing I would certainly like to share with all of them is that never use your disability as an excuse for not doing things. अपनी विकलांगता को कभी एक कारण मत बताइए कि मैं ये कुछ नहीं कर सका because मैं विकलांग हूँ. So this is one strong belief I have, and I don't use disability as an excuse for not doing things. तो अगर हम इस बिलीफ को लेके चलेंगे, then I'm sure we can progress. इतना in the last 10 to 15 years आप खुद ही देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितना आगे चला गया है, और हम लोग भी उसके साथ साथ चल रहे हैं. Maybe not to the extent other people have progressed, but we also as persons with disabilities are progressing with the information communication technology.
और सरकार का भी काफी बड़ा प्रयत्न है। अभी पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है दिल्ली में, आप सब जानते होंगे, इनेबलिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एम्पावरमेंट थ्रू द यूज ऑफ ICT। जी, तो हमको अपना विकलांगता हमको नहीं यूज करनी चाहिए एज अ रीजन फॉर नॉट डूइंग थिंग्स। वी शुड चैलेंज आवरसेल्व्स टू द एक्सट्रीम लिमिट पॉसिबल एंड आई एम श्योर वी विल ऑल एक्सेप्ट। जी बिल्कुल, और मैं अभी ही एक्सेप्ट कर लेता हूं इस बात को। और ये बहुत अच्छी बात है कि डिसेबिलिटी के कारण कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और आज की हमारी मुलाकात में बहुत कुछ चीजें समझने को मिली हमें आज के अपने गेस्ट राजीव रतूड़ी जी के द्वारा। राजीव जी, आप प्रोग्राम एक मुलाकात का हिस्सा बने रेडियो उड़ान पर, और हमारे श्रोताओं तक आपने अपनी बातें पहुंचाई। और हमारी इच्छा थी कि एक साक्षात्कार, एक बातचीत आपसे की जाए। हमारे श्रोताओं की भी ये इच्छा थी। हमारे श्रोताओं ने लेटर्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और फोन के माध्यम से ये डिमांड की थी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारे श्रोताओं की जो गुजारिश थी, जो इच्छा थी, वो पूरी हो गई होगी। और आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, टू यू एंड टू ऑल द लिसनर्स एंड ऑल द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि राजीव रतूड़ी की कहानी आपने अवश्य सुनी होगी और कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और लाइफ में कैसे दरअसल आगे बढ़ना है। और हमारे इस कार्यक्रम का जो एक सोल ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि उन अचीवर्स से, उन इस इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से हम लोगों को, हमारे श्रोताओं को कुछ सीखने समझने का मौका मिले। और एक दूसरे से सीखने से, समझने से, कुछ शेयर करने से, कुछ लर्न करने से, यकीन मानिए दोस्तों, स्वयं को ही सफलता मिलती है, सफलता के रास्ते खुलते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं यही गुजारिश करूंगा अपने लिसनर्स से कि भाई आज के प्रोग्राम के बारे में वो अपनी फीडबैक, आज का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो खट्टा है या मीठा है, वो हम तक पहुंचाना न भूलें। जरूर आप हमें ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और amit@radioudan.com। दोस्तों, आप सीधे मुझे टेलीफोन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9560175887 और दिल्ली से बाहर के श्रोता 0 लगाना न भूलें। मैं आपकी जानकारी के लिए नंबर बस कुछ ही पलों में पुनः दोहराने वाला हूं, जिससे कि आप इसको नोट कर सकें, ठीक से नोट कर सकें। जी हां, आप मुझे मेरी जो व्यक्तिगत ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी है misterbhatt@gmail.com। ये बनता है mrbhatt@gmail.com। जी हाँ, तो अब एक बार फिर से मैं आपके लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट कर रहा हूं। नंबर नोट करें 9560175887। Do not forget prefix 0 before this number if you are calling out of Delhi। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस बात से मैं अग्री नहीं करता हूं। मेरे हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि मनुष्य को एफर्ट्स लगाने का जो अपना सिलसिला है, कारवां है, उसको कभी खत्म नहीं करना चाहिए। जी हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई अब हमारा इंप्रेशन खराब हो गया है, हमारे एफर्ट्स खराब हो गए हैं, तो अब हम लाइफ को बस उसी तरह से जिए, कुछ आगे एफर्ट्स ना लगाएं। और दूसरे लोगों को भी ये चाहिए कि वो इस स्टेटमेंट के आधार पे गलत तरीके से दूसरे लोगों को ऑब्जर्व ना करें। कभी भी किसी को, अपने आप को भी और किसी को भी, सामने वाले को भी कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। जी हाँ, अगर एक इंप्रेशन
खराब हुआ भी है ना, तो फिर आगे चल के आप उस इंप्रेशन को ठीक कर सकते हैं अपने बेजोड़ परिश्रम के माध्यम से और एफर्ट्स के माध्यम से। भाई आप देखते हैं ना, क्रिकेट या कोई भी खेल ले लीजिए, खिलाड़ी शुरू में बहुत उम्मीद होती है ना। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बल्लेबाज भी अपने जीवन में कई बार फेल हुए हैं और फिर काफ़ी लोगों ने उनके बारे में आलोचना की कि भाई वो तो अब कहना चाहिए कि अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बाद में जब जब संभव हुआ, मौका हुआ, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वापसी की। तो अगर कोई खिलाड़ी शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, अपने खराब दौर से गुजर रहा है और उसके बाद फिर वो पुनः अच्छी बैटिंग करता है, वापसी करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से कम बैक करता है, अपनी परफॉर्मेंस को वो गेन करता है, तो ये एक उदाहरण है ना दोस्तों। जी हाँ, तो इम्प्रेशन वगैरह की बात को बहुत ज्यादा दिमाग में न रखते हुए बस सही तरीके से जो है आप आगे बढ़ते जाएं, एफर्ट्स लगाते जाएं। और दोस्तों, अब हम प्रोग्राम के उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां मुझे आपसे विदा लेनी होती है, आपसे जुदा होना होता है। जी हाँ, अच्छा, हमारे श्रोताओं को याद होगा कि अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने प्रोग्राम के आखिर में भूपेंद्र हजारिका की आवाज में एक खूबसूरत गीत प्ले किया था। आज एक बार फिर से उसी गीत को, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज और अलग आवाज में, डिफरेंट वॉइस में आप सुनेंगे। दरअसल वो गाना मुझे बहुत पसंद है इस प्रोग्राम में। आज वही गीत जो पिछले प्रोग्राम में मैंने भूपेंद्र हजारिका की आवाज में प्ले किया था, आज उसे मैं आशा भोसले जी की मधुर आवाज में प्ले करने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, ये बेहतरीन गीत सुनिए आप आशा भोसले की आवाज में, और इसके बाद आप गजलों पर आधारित फेवरेट प्रोग्राम सुनेंगे अपना सैफुर रहमान की आवाज में। जी हाँ, सैफुर रहमान दरअसल उस प्रोग्राम के प्रेजेंटर हैं, हमारे सीनियर हैं और मेरे बड़े अच्छे वरिष्ठ मित्र हैं, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स में से एक है सैफुर रहमान। बिल्कुल तैयार हैं हमेशा की तरह अपना प्रोग्राम लेकर। आप गजलों पर आधारित उस प्रोग्राम का लुत्फ उठाएंगे और मैं अब चलता हूं दोस्तों, आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात, और इसे आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर। तो सर्दियों का मौसम है और उत्तर भारत में खास तौर पर सर्दियों का ये मौसम शुरू हो चुका है। आप खास तौर पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और अब अपने दोस्त अमित भट्ट को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।